यूपी के जौनपुर में AK-47 मिलने के बाद सनसनी मच गई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सुमित सिंह के पास ये हथियार कहां से आया। करीब 2 साल पहले पश्चिमी यूपी में AK-47 मिलने के बाद ये पहला मौका है जब पुलिस ने किसी अपराधी के पास से रशियन हथियार बरामद किया है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मंगलवार को अलग सुबह कुख्यात अपराधी सुमित सिंह मोनू उर्फ चवन्नी का एनकाउंटर हो गया। करीब 20 मिनट तक चले एनकाउंटर के बाद यूपी और बिहार में कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में अपनी पहचान बना चुके चवन्नी का अंत हो गया। चवन्नी के एनकाउंटर की चर्चा यूपी से बिहार तक हो रही है। मऊ से निकलकर यूपी बिहार की आपराधिक दुनिया में सुमित सिंह ने चवन्नी के नाम बनाया। चवन्नी के एनकाउंटर के बाद उसके पास से AK-47 बरामद किया गया है। कभी जौनपुर में सबसे पहले एक हत्याकांड में AK-47 चलने का मामला सामने आया है। चवन्नी मऊ का रहने वाला था। यहाँ पर मुख्तार अंसारी का दबदबा था। माफिया मुख्तार अंसारी के प्रभाव में आने के बाद चवन्नी आगे बढ़ता गया। मुख्तार के जरिए चवन्नी बिहार के माफिया शाहबुद्दीन के संपर्क में आया। शाहबुद्दीन और मुख्तार का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध बताया जाता है। चवन्नी के पास भी इसी के जरिए AK-47 मिलने की बात कही जा रही है। सुमित सिंह मोनू उर्फ चवन्नी मूल रूप से मऊ का रहने वाला था। अभी वह बिहार के आपराधिक दुनिया में घटनाओं को अंजाम दे रहा था। वह शाहबुद्दीन गिरोह से जुड़ा हुआ था। जौनपुर और मऊ में भी उसने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। कुख्यात चवन्नी के खिलाफ पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। यूपी STF के DSP धर्मेश शाही की टीम से इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इसमें मोनू के 2 साथी बचकर भागने में सफल रहे। चवन्नी इस मुठभेड़ में ढेर हो गया। बलिया से एक कारोबारी हत्याकांड में चवन्नी का नाम आया था। 2014 में ही उसने इस घटना को अंजाम दिया था। बलिया में उसने कारोबारी और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद से वह पुलिस के रडार पर था। बिहार में वह 23 नवंबर 2014 को भाजपा सांसद प्रतिनिधि और जूलर श्रीकांत भारती की हत्या में उसका नाम सामने आया था। इन हत्याकांडों के जरिए चवन्नी ने अपराध की दुनिया में अपने नाम को बड़ा बनाता रहा। खुद को वह सुपारी किलर के रूप में स्थापित करने में कामयाब हुआ। चवन्नी अपने गुर्गों के बीच AK-47 का रौब दिखाता था। वह अपने लोगों के साथ हमेशा AK-47 लेकर निकलता था। इसके जरिए वह पुलिस पर भी दबाव बनाने की कोशिश करता था। AK-47 रखने के कारण सामान्य पुलिस बल की ओर से उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती थी। हालांकि मंगलवार की सुबह यूपी STF, SWAT और बदलापुर पुलिस की टीम ने चवन्नी को घेर लिया। चवन्नी ने अपने हथियार से फायरिंग भी की। 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। आखिरकार पुलिस ने चवन्नी को ढेर कर दिया। इस दौरान उसके साथ मौजूद दोनों साथी भागने में कामयाब हुए। मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वेटनरी डिपार्टमेंट के डीन राजवीर सिंह की 11 मार्च 2022 को मेरठ देहरादून नेशनल हाईवे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, जांच तेज हुई। वारदात के 24 दिन बाद 4 अप्रैल 2022 को रात करीब 11 बजे शामली के थाना भवन इलाके में मुजफ्फरनगर की ओर से आ रही एक सफेद XUV से पुलिस ने कपड़े में लिपटी एक AK-47 राइफल और 1325 कारतूस बरामद किए थे। AK-47 राइफल के साथ 5 मैगजीन बरामद की गई, जिनमें से एक ड्रग मैगजीन थी। ड्रग मैगजीन के ऊपर मेड इन रोमानिया लिखा हुआ था। पुलिस की आंखों के सामने से कार में बैठे 2 बदमाश गाड़ी से कूदकर स्या अंधेरे में फरार हो गए। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा मुजफ्फरनगर का अनिल उर्फ पिंटू गिरफ्त में आया था। रशियन राइफल के साथ कारतूसों का जखीरा मिलने की गूंज शामली से लेकर लखनऊ तक हिल गई थी। अनिल उर्फ पिंटू ने पुलिस को बताया कि ये विदेशी राइफल उसी के गांव के उसके हमराज दोस्त अनिल बंजी की थी। अनिल के पास विदेशी राइफल कहां से आई, इस सवाल पर पिंटू ने पुलिस को ये कहकर गुमराह किया कि वेस्ट यूपी के गैंगस्टर संजीव जीवा ने ये राइफल अनिल को बेची थी। अनिल के बारे में यूपी पुलिस और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि वह विदेशी हथियारों की तस्करी और वेस्ट यूपी के गैंग्स को उनकी सप्लाई किया करता था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे महीनों सर्विलांस के रडार पर भी रखा, हालांकि पकड़ में नहीं आ पाया। पश्चिमी यूपी के गैंगस्टरों के पास AK-47 मिलता रहा है। शामली के कैराना का मुकीम काला गैंग भी खासा चर्चित रहा। मुकीम काला को जब यूपी STF ने नोएडा से अरेस्ट किया तो उसके पास से AK-47 बरामद की गई। इस विदेशी राइफल से उसने कई अपराध किए। AK-47 के कारण उस पर पुलिस भी हाथ डालने से डरती थी। नोएडा के कुख्यात सुंदर भाटी गैंग के शार्प शूटर और 2.5 लाख के इनामी रहे बलराज भाटी का भी था। बुलंदशहर के शिकारपुर का बलराज अपने शिकार पर ढेरों गोलियां बरसाता। भाटी के बारे में मशहूर था कि अगर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और बुलंदशहर में कहीं 10 से ज्यादा गोलियां चली तो मान लीजिए कि वह बलराज का ही काम होगा। ग्रेटर नोएडा में बुलंदशहर पुलिस ने जब बलराज गैंग को एक बार घेरा तो उनके हाथों में AK-47 देखकर सहम गई। वेस्ट यूपी में दुजाना गैंग, सुंदर भाटी गैंग, संजीव जीवा गैंग, सुशील मूछ गैंग और बागपत के सुनील राठी गैंग के पास AK-47 होने के इनपुट पुलिस के पास है। कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा भी AK-47 रखता था। 1997 में यूपी के पूर्व CM कल्याण सिंह के करीबी ब्रह्मादत्त द्विवेदी की हत्या में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। इस केस में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा हुई। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय
की हत्या भी AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। इस दौरान कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय और उनकी टीम पर 500 राउंड से अधिक फायर किए गए थे। डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गैंगस्टरों के पास भी AK-47 राइफल होने की पुख्ता खबर पुलिस के पास थी। रशियन क्लाशनिकोव राइफल का इस्तेमाल भारतीय सेना और पुलिस करती है। ड्रम मैगजीन का यूज अपने देश में नहीं होता है। ऐसे में आपराधिक गिरोह के पास तस्करी के जरिए राइफल पहुंचती है। AK-47 की तस्करी रूस से कजाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान तक होती है। यहां से नेपाल होते हुए राइफलें भारत आती हैं। नक्सलियों को भी चीन से आने वाले हथियारों की खेप नेपाल के रास्ते ही मिलती है। इसके अलावा बांग्लादेश के रास्ते भी AK-47 की तस्करी होती है। वहीं पंजाब में पाकिस्तान की ड्रग्स की तस्करी खूब होती है। ड्रग्स की खेप के साथ हथियार भी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचती है। इसके अलावा बिहार के मुंगेर और यूपी के आजमगढ़ में भी AK-47 राइफल और कारतूस तैयार किए जाने की रिपोर्ट है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कहानियां के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।